नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपना शो शुरू करता हूँ थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स के साथ, हमेशा की तरह। ये फ्राइडे को, फ्राइडे 11th को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में होंगे और टुमारो इज़ कैंसल। इसके अलावा जो कुछ अपडेट्स की बात, अपडेट्स में क्या है, 1 अक्टूबर से चेंजेस आई हैं। लोग पूछते रहे और जानना चाह रहे थे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कुछ जिक्र किया था कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि जी विजिटर्स को काम करने की इजाज़त दे दी गई है, या स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा कर दी गई है, या इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन बहुत छोटी 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 सी है। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कहाँ ख़त्म की गई, बाकी हर चीज़ों में चल रहा है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट उन्होंने, अगर आपने टीयर 2 में ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। अगर आप बिजनेस विजिटर के तौर पे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसमें स्लाइटली एक इंक्रीज़ कर दी गई है, उसमें एक आधी चीज़ और ऐड कर दी गई है। ये नहीं कि जनरली विजिटर्स को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हाँ ठीक है, अगर कोई टीयर 5 के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उनको उसमें अलाउ किया जा सकता है। उसके लिए भी एक बहुत उसकी एक लिमिटेड किस्म की कैपेसिटी है और बड़ी लिमिटेड किस्म की कैपेबिलिटी है जिसके अंदर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो खबरें तीनों एक तरह से टेक्निकली सही हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन आपके ऊपर कितनी बनती है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, काफ़ी एक वो डरावनी किस्म की बातें की थी। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मुझे वो करनी इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब मैं सुनता हूँ किसी चीज़ को तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो एक्चुअल सिचुएशन है आपको वही पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो आपको बादलों में रखे और बड़ा नर्म और मुलायम किस्म के ख्वाब दिखाती रहे और उसके अंदर कोई सच्चाई ना हो। सो मैं सही बात वही करना चाहता हूँ। हालात अभी भी, अगर टेरेसा मे को देखा जाए, उनकी तरफ से जो जो चीज़ें लाई जा रही हैं, अगर उनको देखा जाए तो हालात को उन्होंने बहुत टाइट ही करना है। उनके मुताबिक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि जी जो फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, अगर वो कोई डिपोटेशन मैटर्स में इन्वॉल्व हैं तो उनको राइट ऑफ अपील यहाँ से ना दिया जाए, उनको अपनी कंट्री में दिया जाए। इसके अंदर मुझे जहाँ तक फ़िक्र है, जो सिर्फ जिस चीज़ की फ़िक्र है वो ये कि कहीं इस चीज़ को वो रिमूवल को भी एक्सटेंड ना कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस डाली गई हैं, जिनको रिफ्यूज़ कर दिया गया है और बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ग्राउंड्स के ऊपर एक समैरली रिफ्यूज़ किया जा रहा है। उसके अंदर आपको वो शुरू में बताया जाता है कि जी आपने कब एप्लीकेशन की, आपकी एप्लीकेशन फ़लाने सोलिसिटर्स ने की या आपने खुद की, और आपकी एप्लीकेशन को देखा गया है लीव टू रिमेन, जो रूल्स हैं उनके नए रूल्स उनके अंदर देखा गया है 9 जुलाई से 2012 से रूल्स चेंज हुए हैं, अपेंडिक्स एफएमआई है, वो ये रूल्स कहती है। सो वो सारे का सारा वहाँ पे रूल्स बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से हैं। उसके बाद उसी को उन्हीं रूल्स के अंदर कह दिया जाता है कि जी इनमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती। यानी वो जो 7 साल वाला है या 18 और 25 साल के दरमियान है, आधी ज़िंदगी यहाँ गुजारी या 20 साल यूके में गुजारे, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती। आखिर में पैराग्राफ 276 ADE 6 कि जी आपने जो एविडेंस दिया है उसके मुताबिक ये भी प्रूव नहीं होता कि आपकी टाइज अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो गई, देयरफॉर आपका कोई स्टेटस नहीं बनता। फिर आगे लिखा होता है कितने साल आपने अपनी कंट्री में गुजारे यहाँ आने से पहले, कितने साल की उम्र थी आपकी जब आप यूके में आए हैं, और ये सब कुछ देखते हुए हम नहीं समझते कि कोई ज़्यादती होगी, आप आराम से वापस जा सकते हैं। आगे लिखा होता है कि जी फलाना फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करें 5-7 दिन के अंदर और उनको बताएं कि आप किस डेट को वापस जा रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ में लिखा होता है कि अगर आप वापस नहीं जाते तो एनफोर्समेंट एक्शन किया जाएगा आपके खिलाफ, और अगर उस वक्त एनफोर्समेंट एक्शन किया जाएगा इट मे जनरेट अ राइट ऑफ अपील। अब ये जो आखिरी लाइन होती है वहां पे लिखी हुई, मे जनरेट अ राइट ऑफ अपील, हम उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन को गलत रिफ्यूज़ किया जाता है, कुछ एप्लीकेशन होती हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल जान होती है। अब अगर एक एप्लीकेशन है जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चों को यहाँ पे, बच्चे अभी 18 साल से कम उम्र के हैं और उनको यहाँ पे 8-9 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनती है कि जी जो बच्चों के बेसिस पे यहाँ पे आपको स्टेटस दिया जाए। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब वहाँ पे क्या है, आप एक ग्रेइश एरिया के अंदर आते हैं कि जी इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतना वीक भी नहीं है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें राइट ऑफ अपील दिया जाए। अब अगर राइट ऑफ अपील आपको वो नहीं देते तो फिर हम यही करते हैं कि जी आपको सिस्टम में रखा जाए, किसी तरह से कोई ना कोई एप्लीकेशन डाले रखी जाए आपकी, चलाते रहें जब तक आपको अपील का राइट नहीं मिल जाता। क्योंकि जब आपको अपील का राइट मिलेगा, आप कोर्ट में जाएंगे, एक जज के साथ आप आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। किसी बेवकूफ़ गधे केस वर्कर की बात नहीं है वहाँ पे कि जिसने बस बैठ के अपने कमरे में बैठे हुए, अपने टेबल पर बैठे हुए आपको रिफ्यूज़ कर देना है। आपकी ज़िंदगी का, आपकी बीवी बच्चों का उसको कोई ख्याल नहीं है।
लेकिन एक जज के सामने जब आप बात कर रहे होंगे, उस जज को कम से कम इतनी शर्म ज़रूर होगी कि मैं इसको देख के, इसके सर्कमस्टांसेस को देख के सही फैसला करूं उसके ऊपर। इसलिए अपील का राइट बहुत ज़रूरी होता है। अब जब टेरेसा मे कहती हैं कि जी हम अपील का राइट ख़त्म कर देंगे, और अगर उन्होंने इन लोगों के लिए भी ख़त्म कर दिया, तो फिर एक बहुत बुरी सिचुएशन बनती है, जो कि मैं नहीं देखना चाहता, एंड आई होप कि ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ कही जा रही है वो यही है कि जी ह्यूमन राइट्स को जो उन्होंने अभी हिस्सा बनाया है, वो पैराग्राफ 276 वगैरह जो बनाया है, अपेंडिक्स FM बनाया है, कहते हैं कि जी इसको हम पार्लियामेंट का एक्ट बना देंगे ताकि कोई कोर्ट्स की तरफ से, जजेस की तरफ से इसको ना की ही ना जा सके। अगेन बिल्कुल एक एक पॉलिटिकल किस्म की बात है ये, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जजेस मोस्टली ह्यूमन राइट्स के ऊपर केसेस को रिफ्यूज़ ही करते हैं अगर उनके अंदर जान नहीं होती। हाँ, जहाँ पे वाकई जान बनती है वहीं पे इन केसेस को अलाउ किया जाता है, जो बहुत एक्सेप्शनल किस्म के होते हैं। अब 100 में से एक केस को लेके और उसके ऊपर अखबारों के अंदर छाप दिया जाए हर जगह और कहा जाए कि जी ह्यूमन राइट्स की वजह से हम किसी को निकाल नहीं सकते, तो वो ज़्यादती है। बट पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, और मेरा ख्याल है उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे भी की जा रही हैं। अब अगर ह्यूमन राइट्स एक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, जी काउंसिल ऑफ यूरोप में से हम निकल आएंगे, अपील के राइट्स ख़त्म कर देंगे, तो बाबा इमिग्रेंट्स के लिए रह क्या गया फिर यही है कि उनको सबको फांसी चढ़ा दो यहाँ पे। क्योंकि अगर आप उनको निकाल नहीं सकते यहाँ से, जो आप नहीं निकाल सकते, आप उनको यहाँ से काम भी नहीं दे रहे, उनको आप काम की इजाज़त नहीं देते, उनको खाने को कुछ नहीं देते, उनको बेनिफिट्स नहीं लेने देते, और प्लस कहते हो कि जी इनको राइट ऑफ अपील भी ना दो, उनको कुछ भी ना दो, तो बिल्कुल ऑक्सीजन भी बंद कर दो फिर तो वही वाली बात आ जाती है। सो बड़ा गुस्सा भी आता है। आज ही मैं एक दो लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि काम करने से मैं घबराता नहीं, काम करने से मैं थकता नहीं। कहाँ पर जाके मैं थकता हूँ? जब मैं एक बड़ी मेहनत के साथ एप्लीकेशन बनाता हूँ, उस एप्लीकेशन के अंदर जान भी है, उसके अंदर लीगल पॉइंट्स भी हैं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, उसके अंदर एविडेंस भी है, और फिर कोई एक इडियट किस्म का होम ऑफिस का बंदा उसको उठा के 1-1.5 सफ़े का रिफ्यूज़ल लेटर भेज देता है, जिसके अंदर लिखा होता है अब इसमें भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते, 5 दिन में फ़ोन करके बताओ कि ऑलरेडी जो 13-14 साल तुम गुजार चुके हो यहाँ पे, फॉरगेट दैट, 5 दिन में फ़ोन करके बताओ कब जा रहे हो वापस। इट्स स्टूपिड। सो गुस्सा भी चढ़ता है, अफसोस भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा काम है और इसके अंदर हमें इसको फिर भी फाइट करना है। मैं यही सोच के लगा हुआ हूँ कि कहीं ना कोई इंसाफ ज़रूर आएगा और ये चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। जब ये चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं, उस वक्त फिर आगे लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं डिस्कस करूं। जो एक वो MF नाइजीरिया वाला केस था, उसके ऊपर भी मैं पहले मेरे ख्याल टच कर चुका हूं। आज फिर मुझे कहीं नज़र आया था तो इसलिए दिमाग में रह गया, मैंने कहा मैं मेंशन कर दूंगा। MF नाइजीरिया के अंदर कहा गया था कि अगर इमिग्रेशन रूल्स को आपने देखना भी है तो आप देखें, और अगर इमिग्रेशन रूल्स में केस नहीं बनता तो डिसीजन मेकर के ऊपर लाजिम है कि वो आपके आर्टिकल 8 के राइट्स को भी देखे, यानी जनरल राइट्स को भी देखे। अब MF नाइजीरिया को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, उसके बाद मेरे ख्याल में कोर्ट हियरिंग्स भी उनकी हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो कोर्ट्स जो जुडिशियल रिव्यूज़ जा रहे हैं या जो भी एप्लीकेशंस हम कर रहे हैं, उसके अंदर अभी तक होम ऑफिस ने वही पोजीशन पकड़ी हुई है कि नहीं जी, हमने तो अपने रूल्स के अंदर आर्टिकल 8 को यानी ह्यूमन राइट्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ है, उसके अलावा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने एक मैटर देखा था जुडिशियल रिव्यू का, जहाँ पे कोई क्लाइंट आया हुआ था कंसल्टेशन के लिए, और उन्होंने उसमें दिखाया ला के कि जी उनको रिफ्यूज़ किया गया है, जुडिशियल रिव्यू में परमिशन रिफ्यूज़ की गई है, और जो पॉइंट उठाया गया है उसमें, जो जज ने एक पॉइंट कहा है, वो कहा है कि जी क्लेमेंट ये कहता है कि आर्टिकल 8 के ऊपर उसको फिर भी फैसला करना चाहिए था होम ऑफिस को, अगर रूल्स के अंदर रिफ्यूज़ कर भी दिया तब भी उसको आर्टिकल 8 के अंदर फैसला करना चाहिए था, और आई डोंट थिंक कि वो करना चाहिए था। अब ये पॉइंट बड़ा एक डेंजरस सा लगा था मुझे, लेकिन मैंने कहा मैं मेंशन करूंगा क्योंकि इसके ऊपर अभी तक और कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है, अभी कोई ऐसी बात नहीं आई, खासतौर पे मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। जैसे ही आएगा, जब भी आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर मेंशन करूंगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। अगेन मैं तो लगा रहूँगा तो बहुत देर बोलता रहूँगा। जी पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने वो 2-3 बात आपसे पूछनी थी। जी बताओ। I've applied FLRO application on the basis of child, but it was refused. Yes. And but my child application was separate. That's why they haven't decided my child. They haven't given any decision, but they refused ours and they returned all the documents. Mm-hmm. And we have sent a pre-action protocol. We are going for signing every month. Mm-hmm. Will it be any problem when we go for signing? And secondly, how old is your child? Pardon? How old is your child?
At the time of application, he was 7.5. Now he's 8.5, Okay. and he born in UK. Okay. So you And did a separate secondly, application for him. Secondly, when we afterwards we are going to JR, and what will be our chances, and what is our option? But we are really scared. But when we go for shining, what will happen? Okay. Okay. I'll let Because you we know. don't have any application pending. Mm-hmm. Mm-hmm. That's the Okay. question. Do you want me to speak in English or Urdu is okay? Yeah, Urdu is okay. उर्दू इज़ ओके। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए जिन्होंने बात सुननी थी अभी। एप्लीकेशन आपने की FLRO की। जब एप्लीकेशन की गई तो उस वक्त आपके बच्चे की उम्र 7.5 साल थी। आपने एप्लीकेशन बच्चे की सेपरेट की, अपनी सेपरेट की। आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया ऑलरेडी, लेकिन आपके बच्चे की एप्लीकेशन को अभी तक रिफ्यूज़ नहीं किया गया। अब आप अगर बच्चे को अपने साथ अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंट के तौर पर डालते तो वो भी चल सकता था। आपने उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन की है, वो एक डिफरेंट बात है। वो भी एक, मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल है कि जी आपको जब साइन करने जाना है तो कोई ख़तरा तो नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई ख़तरा है, बिकॉज अगर आपको वो ये कह के कुछ कहना चाहें कि जी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है, आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, तो फिर भी आपकी फैमिली लाइफ तो है। उनको पता है कि आपकी फैमिली की क्या सिचुएशन है। वो ये नहीं कर सकते कि जी आपको दोनों को यहाँ से निकाल के, मियाँ बीवी को बाहर कहीं निकाल दें और बच्चा आपका यहीं पर रह गया। डज नॉट वर्क लाइक दैट। ऐसा नहीं हो सकता। सो आपको डिटेन नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, मेरा हमेशा मशवरा यही होता है, और मैं बड़े सालों से जब से कर रहा हूँ यही काम, मैं तब से यही कहता आ रहा हूँ कि जब भी कोई आपकी एप्लीकेशन को अगर रिफ्यूज़ किया भी जाता है तो कोई ना कोई और एप्लीकेशन ज़रूर कर दीजिए। कुछ ना कुछ और चलाते रहिए, कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर रखें, ताकि किसी भी वक्त आपको कोई भी जज देख के ये ना कहे कि जी आप अंडरग्राउंड चले गए थे, आप छुप गए थे, आपने कुछ और करने से इनकार कर दिया। सो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तीसरी चीज़, जो आपके चांसेस हैं जुडिशल रिव्यू के लिए। अब बच्चा अगर आपके साथ एप्लीकेशन में होता है तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादा जान बनती है, बिकॉज उन्होंने अभी क्या करना है, उन्होंने सिर्फ रूल्स को देखना है अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स FM। अपेंडिक्स FM क्या कहता है? अगर आपने 20 ईयर्स यूके में गुजारी, अगर आपकी एज 25 से ऊपर है और आपने 20 ईयर्स से कम गुजारे तो आपको, और आपके टाइज अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो चुके हैं, तब आपको स्टेटस मिल सकता है। अगर आपकी एज वो 18 और 25 के दरमियान है और आपको आधी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, तब मिल सकता है स्टेटस। सो आपकी एज मुझे यही लगता है कि 25 से ऊपर होगी। आपका जो टाइम गुजरा है यहाँ पे, अगर आपके 20 ईयर्स पूरे नहीं हुए तभी उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया होगा। ये भी चीज़ याद रखें कि अगर 20 ईयर्स आपके पूरे नहीं भी होते तब भी एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जा सकता है, which should be exercised in your case। आपका मुझे नहीं पता कि टोटल टाइम कितना हुआ है, लेकिन जो भी आपने मुझे बात बताई उसमें ये लगता है कि क्योंकि आपके बच्चे की उम्र 7.5 साल है, वो 8.5 साल का हो चुका है, अगर वो यहीं पे पैदा हुआ और उसकी अब उम्र 8.5 साल हो चुकी है तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। अब अगर आपने उसकी एप्लीकेशन सेपरेट डाली हुई है और उसको उस एप्लीकेशन के ऊपर देखा जाता है, पहली तो बात होना नहीं चाहिए था, बट अगेन अगर आपने डाला हुआ है तो देखें ये क्या चीज़ है। अगर आप बच्चे की एप्लीकेशन सेपरेट डालते हैं, आप उसको मेन एप्लीकेंट बनाते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपके हस्बैंड वाइफ की एप्लीकेशन, आपके 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तो आपके साथ डिपेंडेंट के तौर पे होने चाहिए। सो अगर आपने उसको सेपरेट डाला हुआ है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से एक चीज़ की है, बट आई वुड सजेस्ट कि वो सारे अगर एक ही एप्लीकेशन में इकट्ठे हों तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलता है। बिकॉज इन एनी इवेंट अगर बच्चे को स्टेटस मिल जाता है और आपको नहीं मिला हुआ तो आप इस चीज़ पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी बच्चे को और आपको अलग करना ज़्यादती होगी। अगर एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप सारे होते हैं तो आपको उसके ऊपर भी स्टेटस मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। सिर्फ बात क्या हो रही है, वो आजकल रिफ्यूज़ करते हैं किस तरह से, वो ये कहते हैं कि जी आपके बच्चे को ऑल्दो 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूके में रहते हुए, लेकिन फिर भी इट इज़ रीज़नेबल कि वो आपके साथ वापस चला जाएगा। बिकॉज जब वो अपनी कंट्री जाएगा तो अपनी कंट्री में एक नेशनैलिटी होने की वजह से उसको तमाम फ़ायदे मिलेंगे। अब एक बच्चा इंडिया से है या एक बच्चा पाकिस्तान से है, उसको वापस जाके इतना क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। वो कहते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा उसके वहाँ जाके, कमाल उसके लिए हो जाएगा कि एज सून एज ही लैंड्स देयर तो उसको झंडे लहराए जाएंगे उसके लिए कि जी इंडियन नेशनल या पाकिस्तानी नेशनल वापस आया है। ऐसी बात तो नहीं है। एक बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पे रहता रहा, उसने 7-8 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ गुजार लिए, वो इंग्लिश यहाँ के मुताबिक बोलता है, वो यहाँ के मुताबिक स्कूल में गया, उसको यही सिस्टम सूट करता है। उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। सो उनके लिए ये केस बनता है, उनके लिए एप्लीकेशन बनती है। आपको मैं इतना ही कहूँगा, साइन पे जो रिपोर्टिंग पे आप जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, जाते रहिए।
सेकेंडली, कोई ना कोई अपनी एप्लीकेशन डाले रखें, कोई रिकन्सिडरेशन तो आप करेंगे तो आपको रिजेक्शन लेटर आ जाता है कि फ्रेश लिम कर दें, कुछ ऐसी चीज़ कर दें। थर्डली, आपके बच्चे का जब भी फैसला होता है तो उसका फैसला आपको भी इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिटेन नहीं करेगा, और अगर डिटेन करते हैं तो उसको फ़ौरन चैलेंज करें प्रॉपर वकील के थ्रू। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं सारा जाफरी बात कर रही हूँ। जी। सर, मेरा ये सवाल था कि हम एज ए विजिटर यहाँ पे आए थे 6 मंथ के वीजे पे, और हमें यहाँ पे नियरली 7 ईयर से भी थोड़ा अर्सा ज्यादा हो गया है। अच्छा। एक बेबी मेरा यहाँ पे बॉर्न हुआ था और एक हमारे साथ आया था जो 9 साल का अराउंड हो गया है। ठीक। और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, एक ईयर 5 में है, और एजुकेशन में यानी टीचर्स कहते हैं कि टॉप ऑफ द इवन अपनी क्लास में बहुत ही अच्छे हैं। ठीक। तो मुझे ये पूछना था, हमने भी ह्यूमन राइट की बेस पे करना चाहते हैं, इसके कितने चांसेस हैं, और अगर रिफ्यूज होती है तो फिर क्या करना चाहिए? ओके, चलो मैं बताता हूँ। आपका बिल्कुल एक बेसिक किस्म का सवाल आ गया सामने कि क्या करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के अंदर ये याद रखें कि जो लॉ कहता है, जो इस वक्त बनाया गया है अपेंडिक्स FM के अंदर पैराग्राफ 276 ADE, उसके अंदर ये चीज़ डाली गई है, ADE 4 आता है कि अगर एक बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है और उसने 7 साल से ज़्यादा UK में गुजार लिए हैं, एंड इट इज़ अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट हिम टू लीव द UK, तो उसको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। ये अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट टू लीव द UK वाली जो बात है, उसके ऊपर ये सारी कहानी बना रहे हैं आजकल। हो क्या रहा है, आप एप्लीकेशन डालते हैं, आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है, उसको कंसिडर करके वो आपको अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो वो ये क्या रिफ्यूज़ करते हैं, जिससे मैंने अभी बताया कि जी बच्चा अपने कंट्री में जाके अपने पेरेंट्स के साथ जाएगा, अपना फैमिली यूनिट इसका टूटेगा नहीं, ये सब इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे वापस, कोई मसला नहीं। अब उसके अंदर आपको करना जो चाहिए वो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि कोई एक्स्ट्रा एविडेंस जमा करें, उनको वो एविडेंस दिखाएं। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जी अपने बच्चों के स्कूलों से लेटर्स ले जाके उनको हम एक वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दे सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी आप जाके वहाँ पे अपने टीचर्स को ये दिखाइए और उनसे कहें कि जी इसके मुताबिक आपको रिपोर्ट बना के दें, क्योंकि उसमें से फिर ये पता चलता है कि जी इस बच्चे को क्या नुकसान होगा अगर इसको यहाँ से निकाला जाता है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स आप लगाते हैं साथ, आपको कहीं कैफकैस वाले इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या कोई सोशल सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट साथ लग जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि जी क्या इस बच्चे को यहाँ से निकाल के एक डिफरेंट कंट्री में भेज देना और एक्सपेक्ट करना कि वहाँ जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करे, क्या वो सही है कि क्या वो गलत है। आपकी जो सिचुएशन है, आप यहाँ पर आए, विजिटर्स के तौर पे आए, ओवरस्टे हो गए, जिस भी वजह से आप ओवरस्टे हुए, अब आपको 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो बच्चा आपके साथ आया था वो अब 9 साल का हो चुका है, सो ऑब्वियसली वो यहाँ के स्कूल सिस्टम में जा रहा होगा। सो उस बच्चे के टीचर्स वगैरह से अगर आपको रिपोर्ट मिलती है, उसके डॉक्टर से रिपोर्ट मिलती है कि जी ये बच्चे यहाँ पे इतने सेटल हो चुके हैं कि इनको यहाँ से निकालना ज़्यादती होगी, तो वो आपका केस के अंदर स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ, आजकल जो हालात चल रहे हैं, प्लीज़ होम ऑफिस के साथ जब आप एप्लीकेशन करते हैं ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि ये बस गया तो ठक करके स्टेटस लगकर वापस आया, बड़ा दिल ख़राब होगा जब नहीं होगा ऐसा। अक्सर कई स्ट्रॉन्ग केसेस के अंदर भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और फिर आपको अपील में जाना पड़ता है या आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना पड़ता है या आपको कोई और क्लेम डालना पड़ता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। आपका काम होना तो चाहिए, ऑन प्रिंसिपल लगता तो है होना चाहिए, लेकिन सब आपके एविडेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, ऑल द बेस्ट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मैं मिशल अरशद बात कर रही हूँ लंदन से। सबसे पहले आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। थैंक यू। और आप बहुत डेयरिंग लॉयर हैं, आई मस्ट से, एंड यू नो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, डेयरिंग क्योंकि मैं होम ऑफिस को जूतियां मारता हूँ। नो, यानी यू रियली एक्सप्रेस व्हाट इट इज, व्हाट द रियलिटी इज, एंड अदर थिंग इज दैट नोबडी सेड अबाउट यू कि आप बहुत मोहतरम हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं हमारे बड़े अजीब अजीब सवालों के भी। थैंक यू वेरी मच। अब आप सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि आई केम इन यूके ऑन 5th Feb 2012 as dependent of my husband. He has tier 1. And next year on March 2012 he's going to apply indefinite on long residence basis. And so when should I be applying indefinite, either with him or what? Because we both have valid visas until October 2014. 2014 October. Should I say my other question as well? चलें बताइए। और मेरा ये है कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो गया है, ठीक है, और मुझे एंड आई हैव सरनेम ऑफ माय फादर। अभी मैं जब बनवाने गई थी, दे सेड मी कि आपको अपना
हस्बैंड नेम पे चेंज करना होगा, वाइफ ऑफ भी वही नाम और सर नेम भी हस्बैंड का। तो अच्छा। मुझे यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? बिकॉज आई हैव अ बेबी और उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट ये वो सब बना हुआ है, और जब तक मेरा मेडन नेम ही था सर नेम वालिद साहब का। ओके, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको। पहले मैं आपके पासपोर्ट वाला जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे पाकिस्तान एम्बेसी से हमेशा एक शिकायत रहती है कि क्यों वो फोर्स करते हैं औरतों को कि आप शादी के बाद अपना नाम ज़रूर चेंज करें। ठीक है, कल्चरल चीज़ है, लेकिन हर औरत नहीं करना चाहती। अगर कोई नहीं करना चाहती तो आप उसको क्यों पुश करते हैं? ऐसा पुश नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप उनके साथ जाकर थोड़ा सा आर्ग्यू करें कि भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर चल रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू चेंज माय नेम। अगर मैं नहीं चेंज करना चाहती तो आप क्यों मुझे फोर्स करते हैं? दूसरी चीज़ आप ये कर सकती हैं कि या आप चेंज ऑफ नेम डीड कर सकती हैं, जो डीड पोल होता है, या आप उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के उसके अंदर अपना नाम चेंज करके, और फिर जहाँ जहाँ आपको चेंज करना पड़े, अब आपके जो स्टेटस डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका होम ऑफिस के साथ रिकॉर्ड होगा, आपके बैंक होगा, आपका जीपी होगा, आपके जो भी सारे बिल्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप उनको वहाँ पे भेजेंगे, हर जगह जाके आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वो आपको सारी करनी पड़ेंगी। ये तो पासपोर्ट वाला जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपका था टीयर 1 वाला, कि आपके टीयर 1 पे आप आई थी डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे, और अगले साल गालिबन आपके हस्बैंड ने अप्लाई करना है फॉर इंडेफिनिट लीव, और वो उन्होंने अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंस। अब जब लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर कोई अप्लाई करता है जी, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट साथ नहीं हो सकता, ये याद रखें। अगर आपके हस्बैंड अप्लाई करते हैं 10 ईयर्स की लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर और आपके 10 साल नहीं बनते हैं, तो आप सेपरेट एप्लीकेशन अपनी नहीं कर सकती और उनके साथ डिपेंडेंट भी नहीं कर सकती। वो पहले अपनी एप्लीकेशन करेंगे। जब उनकी एप्लीकेशन हो जाती है, जब उनको स्टेटस मिल जाता है, अगर उनको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन कर सकती हैं, जहाँ पे आप वो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो FLR-M होता है। फिर आप उसके अंदर जा सकती हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके भी 10 साल साथ ही कंप्लीट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो रहे हैं आप दोनों के, तो आप दोनों अपनी सेपरेट एप्लीकेशंस कर सकते हैं। लेकिन बस ये याद रखिए कि सेट LR के अंदर कोई डिपेंडेंट अलाउड नहीं होता। ऑलराइट जी, आई होप दैट कवर्स योर आंसर। मेरा ईमेल एड्रेस नाज़रीन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आप अगर मुझे ईमेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। 2 मिनट में मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, मुझे ये पूछना है कि हम यहाँ 2004 में आए थे स्टूडेंट डिपेंडेंट के, और हमने लास्ट ईयर 19 अप्रैल को एप्लीकेशन डाली थी 7 साल के रूल पर बच्चों के। इसमें मेरे 5 बच्चे थे, 3 तो अंडर 18 थे और 2 ओवर 18 हो चुके थे, 19 और 20 के थे। अब हमें दिस ईयर अगस्त में हमें डिसीजन मिला है, जिसको 8 अगस्त को 2 बच्चों को, मेरे जो ओवर 18 है उनको रिफ्यूज किया गया है, वो ये बोल के आपके यहाँ टाइज नहीं मिलते। बाकी 4 रूल तो उस पे आते नहीं, और एक उस पे ये बोल के रिफ्यूज कर दिया कि आपके वहाँ टाइज है, आप वहाँ जाओ वापस, और 5-6 दिन के अंदर हमें बताओ कि कब वापस जा रहे हो। और बाकी हम 2-3 बच्चों को जो है 30 मंथ्स की डिस्क्रिशनरी लीव मिली है विदाउट बेनिफिट के। तो अब हमें ये पूछना है कि ये जो 2 बच्चों का रिफ्यूज हुआ है, ये स्टडिंग इन्होंने यहाँ की है, स्कूलिंग की है, यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज की है, सब कुछ, और ये एज ए डिपेंडेंट मेरे ही थे, तो इनको ये रिफ्यूज कर दिया है 8 अगस्त को। तो हमने रिकंसिडरेशन का लेटर भेजा है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और कब भेजा लेटर आपने? राइट टू अपील मांगने के लिए बोला है, जिसका अभी तक कुछ आया नहीं। ठीक जी, नहीं कोई बात नहीं, बताइए जी। राइट टू अपील के लिए हमने 10 दिन के अंदर कोर्ट में भेज दिया था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो अब हमें ये पूछना है, जो 3 महीने का जुडिशनल रिव्यू होता है, अब हम ये अपने रिकंसिडरेशन का इंतजार करें या राइट टू अपील का इंतजार करें? और दूसरी बात ये कि हम MP के पास गए थे, MP ने शायद कांटेक्ट किया होम ऑफिस से, तो वो ये कहते हैं कि आप नई फ्रेश एप्लीकेशन डाल दो। तो अब हमें ये पूछना है कि हम क्या नई फ्रेश एप्लीकेशन डालें या रिकंसिडरेशन के लिए जाएं, क्या करें? और दूसरी तरफ मुझे ये भी पूछना है कि मैंने अपने हस्बैंड से सेपरेट होकर ये एप्लीकेशन की थी, स्टूडेंट डिपेंडेंट है हम सब लोग, तो आप क्या मेरे हस्बैंड के डिस्कशनरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अभी आपको भी लीव मिल गई ना साथ? जी, मुझे और मेरे 3 बच्चों को तो लीव मिल गई है 30 मंथ्स की। ठीक है, क्योंकि आप सबने इकट्ठे ही अप्लाई किया था ना? जी, और मेरे हस्बैंड से मैंने सेपरेट होके किया था कि हमारी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हमने नहीं किया। तो अब ये मेरे हस्बैंड क्या एज अ पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डिस्कशनरी लीव के लिए? चलो मैं बताता हूँ जी। अब आपके काफ़ी सारे सवाल हो गए, गौर से सुनिएगा। जो पहला आपका मैटर है, हेलो जी, आप गौर से सुनिएगा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।
देखिए, जो पहला आपका मैटर है, जो आपने पहले बात की कि आपके 2 बच्चे हैं जो 19 और 20 हो चुके हैं। अब वो आपकी नज़र में तो बच्चे ही रहेंगे, सारी ज़िंदगी बच्चे रहेंगे, लेकिन अब वो लॉ के लिए एडल्ट्स बन चुके हैं। सो एडल्ट्स को आपके डिपेंडेंट्स के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। अब उनके लिए जो पैराग्राफ 276 के अंदर एप्लीकेशन बनती है, वो तब बनती है कि अगर उन्होंने आधी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी हो, क्योंकि वो 18 और 25 साल के दरमियान हैं। तो अगर जो 20 साल का आपका बच्चा है, उसने अगर 10 साल यूके में गुजार लिए हैं, तो उसकी बेस पे उसको स्टेटस मिलेगा। अगर उसके 10 साल नहीं हुए तो 20 साल वाले को अभी स्टेटस नहीं मिलेगा। आपके डिपेंडेंट के तौर पे वो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप बात करती हैं अपील की, अपील का राइट इसलिए इसमें नहीं आपको मिला होगा क्योंकि जब आपने अप्लाई किया तो उस वक्त उनका स्टेटस नहीं था यहाँ पे, यानी जब उनकी अलग एप्लीकेशन की गई तो उनका यहाँ पे स्टेटस नहीं था। अगर किसी के पास वैलिड लीव टू रिमेन हो जब वो अपनी एप्लीकेशन करते हैं और फिर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उनको ऑटोमेटिकली राइट ऑफ अपील मिल जाता है, लेकिन इस केस के अंदर उनको वो नहीं मिला। अब आपने कुछ जिक्र किया कि जी 10 दिन के अंदर हमने अपील बना के भेज दी थी या उसका कुछ अपील के लिए कुछ आपने किया था। अब 10 दिन का जो टाइम होता है वो सिर्फ तब उसके अंदर अपील बना के भेजी जाती है जब आपको अपील का राइट दिया जाता है। अब अगर आपके केस में आपको अपील का राइट ही नहीं दिया हुआ तो आपने अपील किस खाते में करनी है, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं बनती। अब आप बात करती हैं रिकन्सिडरेशन की कि जी आपने रिकन्सिडरेशन का भी उनको कुछ लेटर लिखा है। मेरे एक्सपीरियंस में जो अब चीज़ हो रही है, अब वो 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर रिजेक्शन लेटर आ जाता है अगर आपने रिकन्सिडरेशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब वो रिजेक्शन लेटर जो आता है वो कहता है कि जी हमने आपके केस पे फैसला कर दिया, हम कानूनी तौर पे हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, हम इस चीज़ का जवाब नहीं कि हम इसके ऊपर दोबारा फैसला करें। सो अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन करनी है तो आप नई एप्लीकेशन करें, हम उसको नए सिरे से फिर दोबारा देखेंगे। अब आप एमपी के पास जो गई और आपने कहा कि जी एमपी ने कहा कि जी नई एप्लीकेशन कर दो, वो जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि जी नई एप्लीकेशन करो, दोबारा होम ऑफिस की फ़ीस लगाओ और हम उसी तरह का स्टूपिड किस्म का डिसीजन दोबारा कर देंगे। अभी होम ऑफिस एक एप्लीकेशन के लिए, एफएलआर एप्लीकेशन के लिए 578 पाउंड चार्ज करता है और मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कह सकता हूं कि अगर आप उसके अंदर टाइम देखें कितना लगाया जाता है, और ये सिर्फ मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब आप उस डिसीजन की क्वालिटी देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड लेटर है जहां पे आपकी एज होती है, जहां पे आपका टाइम होता है कि आपने कितना टाइम यूके में गुजारा, जहां पे लिखा होता है कि आपने कौन सी कंट्री में वापस जाना है, वो सारी जगहों पे अगर आप अपने रिफ्यूज़ल लेटर को देखें तो उसमें वो इंक ही डिफरेंट होती है, यानी उसका जो वो प्रिंट है वो ही डिफरेंट होता है। कि बाकी सारा एक स्टैंडर्ड लेटर है, उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे ये जो चीज़ें चेंज होती हैं वो चेंज होकर वहाँ पे बीच में डाल दी जाती है जहाँ आपका नाम आना होता है। सो इस तरह की जो क्वालिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो डिज़र्व करता है कि आप उसके ऊपर दोबारा से होम ऑफिस की फ़ीस लगा के दोबारा अप्लाई करें। अब बात आती है कि फिर आपके लिए बन क्या सकता है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपके केस के अंदर, क्योंकि बच्चे उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, सारा टाइम उन्होंने, सारी ज़िंदगी इन द सेंस क्या, जब से वो आपके साथ आए हैं उन्होंने वो टाइम यहाँ गुजारा, स्कूलिंग हुई, उनकी यूनिवर्सिटी हुई। अब आप उसको अगर चैलेंज करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें राइट ऑफ अपील लेने की कोशिश करें। राइट ऑफ अपील किस तरह मिलता है? अगर कोई 18 साल से ऊपर है और उनको आप कहते हो कि जी इनको अपील का राइट नहीं मिला, तो पॉलिसी होम ऑफिस की ये कहती है कि या तो आपके साथ कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हों आपकी फैमिली के अंदर, या आप नैश सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ताकि अगर आप उनके सर पे पड़े हुए हैं तब भी वो आपको जल्दी अपील देने को तैयार होते हैं, या तीसरी चीज़ होती है एक्सेप्शनल और कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस। अगर आप वो सर्कमस्टांसेस प्रूव कर सकते हैं तब भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको राइट ऑफ अपील पहले दिया जाए। अब आपके केस के अंदर क्या हो रहा है, जो बच्चे आपके 19 और 20 हो चुके हैं, अब वो ज़ाहिर है अंडर 18 तो हैं नहीं, जो अंडर 18 बच्चे हैं वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो तो उनके भाई बहन हैं। सो वो चीज़ एक आपके लिए इशू बन सकती है। पॉसिबली जुडिशल रिव्यू के अंदर जाइए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर करें जिसके अंदर आप उनको अपील का राइट लेने की कोशिश करें, बिकॉज इस तरह के केस को सिर्फ आप जब जज के सामने आर्ग्यू करें, आपके बच्चे हों वहाँ पे, आप हों वहाँ पे और आप केस को आर्ग्यू कर रहे हो, तो वहाँ जाके चांस बन सकता है कि कोई जज आपके तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसको एक्सेप्ट कर ले। जो आखिरी आपका पॉइंट था कि जी आपके हस्बैंड पहले आपके साथ अलहदा हो चुके हुए थे, अब वो आपके साथ अप्लाई करना चाहते हैं, बच्चों की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। आई रियली कांट से, बिकॉज उसके लिए काफ़ी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि आपने पहले क्या बताया था एप्लीकेशन के अंदर, आपने क्या बताया था कि जी कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो कुछ भी सिचुएशन थी आपकी, जो भी जिसकी बेस पे भी आपने अप्लाई किया, उसको देख के फिर उसका जवाब दिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कोई उसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि कोई बात मैं आपको कह दूंगा और आपने कल को जाके वो कर लिया तो गलत वो पड़ जाएगी। जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो मैं आपको जवाब नहीं उसके ऊपर देना चाहता। ऑलराइट जी, सॉरी अबाउट दैट लास्ट पॉइंट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वास्ताम जी, मैं सोनिया लंदन से बात कर रही हूँ। जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी, अक्सर हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं और कोशिश में रहते हैं कि आपसे बात हो सके, लेकिन हो नहीं पाती। तो आज समहाउ लाइन मिल गई, तो मैंने कहा चले, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल है। थैंक तो मैंने यू, सोचा थैंक यू। चले मैं भी अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर दूं। असल में मेरा मसला ये है, मेरे हस्बैंड का भी मैंने केस अप्लाई किया है और वो रिफ्यूज हो गया। मेरा एक बेटा 1 ईयर का है और एक मेरा 10 ईयर का बेटा है जो ऑटिस्टिक है। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड का केस, मेरा 10 ईयर का बेटा मेरे प्रीवियस मैरिज से है और मेरी लीगल डिवोर्स प्रोसीजर में है। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड का केस FLRO में किया, तो उनको रिफ्यूज हो गया और अब उन्होंने हमें जुडिशनल व्यू में डाल दिया है। तो अब मैं ये जानना चाहती थी कि अब सॉलिसिटर ये कहता है कि बैरिस्टर से भी बात हुई कि अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या होता है। तो काफी इस वजह से परेशानी थी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग है या क्या। तो बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट एंड अप पेइंग इन, और मैं बेनिफिट पे हूँ और मैंने अभी साथ में ये भी नहीं शो किया कि हम साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट रीजंस, क्योंकि मेरे हस्बैंड विजिटर थे ओवरस्टेड, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट वर्क। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी लेटेस्ट बात ये पता चली है कि हमें उनको मतलब कोर्ट में शो करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि यू नो आई हैव टू अप्लाई फॉर द, जैसे मैं बेनिफिट पे हूँ। तो आपने उनको बताया क्यों नहीं कि आप साथ रहते हैं? जी आपने बताया क्यों नहीं? साथ नहीं रहते साथ, लेकिन वहाँ बताया नहीं है हमने, बस ये कहा लिविंग लाइक सॉरी वी आर इन रिलेशनशिप, वी गॉट अ चाइल्ड टुगेदर, बट लेकिन ये नहीं उनको शो के हम साथ रहते हैं। अच्छा चलें, खैर अब आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ जी। अब जो मुझे अभी तक समझ आ रही है, आपका ऑब्वियसली कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर तो है नहीं, इसीलिए शायद आपकी पहले लाइन नहीं मिल रही थी, बट मैं चलें कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ। जहाँ तक मुझे आपके फैक्ट समझ आए हैं, आपकी शादी पहले हुई, उस शादी में से आपका एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो अब 10 साल का हो चुका है। डिवोर्स आपकी अभी तक नहीं हुई भी। जो आपके दूसरे पार्टनर हैं उनके साथ आपको रहते हुए जो भी टाइम गुजरा है उसमें से आपका 1 साल का बच्चा है, और आप अभी भी अपने नए पार्टनर के साथ रह रही हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है। उसके लिए आपने एप्लीकेशन की और उस एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गया, उस एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। आप बेनिफिट्स पे हैं, लेकिन आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ रहते हैं। इज़ दैट करेक्ट? आई थिंक जहाँ तक मुझे बात समझ आई वो यही है। और प्लस ये कि अब आपका केस रिफ्यूज़ होने के बाद अब जुडिशियल रिव्यू में गया हुआ है, तो अब उसका आगे से क्या होना चाहिए। जो मुझे बात सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है इसके अंदर वो यही कि अगर आपका 1 साल का बच्चा है, आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है। अब अगर आप बेनिफिट्स ले रही हैं, अक्सर लोगों को जो बेनिफिट्स में प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत सारे लोगों को, सुनने वालों को मेरा ख्याल है इसमें फ़ायदा होगा, अक्सर जो बेनिफिट्स लोग ले रहे होते हैं वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि जी हमने अगर डिक्लेयर किया कि हमारे पार्टनर हमारे साथ हैं तो हमें बेनिफिट्स को बंद कर दिया जाएगा। अब ये इशू एक बड़ा जेन्युइन इशू है और बड़ा एक नॉर्मल इशू है, और अक्सर लोगों को इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप ये साथ बात याद रखें कि अगर आप उनको एक्सप्लेन करें कि जी क्या सिचुएशन है, तो ये आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि अगर आपने अपने पार्टनर का बताया होता तो आप उनको हमेशा आप उस पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या होगा, आपके एप्लीकेशन के अंदर आपने ये कहा है कि जी हमारा रिलेशनशिप चल रहा है बट वी आर नॉट कोहैबिटिंग। सो होम ऑफिस उसको उसी नज़र से देखता है कि जी जब कोहैबिटेशन का कोई पीरियड ही नहीं है तो फिर इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम एक्चुअली कोहैबिट कर रहे हैं, और आपने जो बेनिफिट्स वाले हैं उनको नहीं इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर बेनिफिट फ्रॉड बन सकता है। जो बेहतर ज़्यादा सिचुएशन होती मेरा ख्याल है वो ये होनी थी कि आप कहें कि जी हाँ हम इकट्ठे रह रहे हैं, अब हस्बैंड की कोई इनकम नहीं है, और जो हमारा टाइम इकट्ठे गुजरा है उस टाइम के मुताबिक हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जो है उसका इतना वेट बनता है कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा बन जाए वो। और प्लस आपका बच्चा भी है इकट्ठा है, आपके अगर आप बता रही जो बच्चा आपके साथ ऑटिस्टिक है उसको भी अगर आपने लुक आफ्टर करना होता है तो आपको काम करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, तभी मेरा ख्याल है बेनिफिट्स में। सो ऑल दीज सर्कमस्टांसेस मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आप जाके सारी चीज़ डिक्लेयर करें, आप सारी बात बताएं वहाँ पे कि हाँ जी मैं बेनिफिट्स पे हूँ, ये मेरा पार्टनर है, जितनी देर हमको हैबिट कर सकते थे हम करते आए हैं, हमने इन्फॉर्म करने की कोशिश की या बताया, या जिस वजह से नहीं बताया वो वजह बताइए, जो कुछ भी आपकी सिचुएशन बनती है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जी, चालाकियाँ मारना बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है, बड़े लोग चालाकियाँ मार लेते हैं, अक्लमंद होना और तेज़ होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चालाकी मारें तो कई दफ़ा वो सर पे उल्टी पड़ जाती है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सच बताइए, जो सही बात है उसको बताइए, उसके मुताबिक चलें, क्योंकि कल को अगर आप एक इमिग्रेशन जज के सामने होते हैं या किसी और जज के सामने होते हैं, आपका पोजीशन चाहे वीक हो, लेकिन अगर सच होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बनेगी कंपेयर टू एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन जो आपने बना ली लेकिन जज को यकीन है कि आपने झूठ बोला हुआ। जब वो चीज़ होगी ना तो कोई भी जज आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर वीक सिचुएशन होगी और जज को आपकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन होगा तो जज फिर भी आपकी बात मान जाएगा। मैं आपकी सिचुएशन जो आपने बताई, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऑटिस्टिक बच्चा है, 1 साल का और बच्चा है, अब डिवोर्स आपकी नहीं हुई हुई तो आपकी शादी नहीं हो सकती, अब ये सारी चीज़ें जब देखते हैं आप काम नहीं कर सकती क्योंकि आप बच्चे को लुक आफ्टर करना है, इसलिए बेनिफिट्स पे हैं। बेनिफिट्स को आप बताएंगी कि जी हस्बैंड साथ रह रहे तो बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं, फिर उनको वो देखेंगे कि जी क्या होना चाहिए। सो आपके सारे सर्कमस्टांसेस अगर सही तरीके से बता के और उनको इकट्ठा करके एक सही रिप्रेजेंटेशंस बना के डाला जाता है तो मेरा ख्याल है आपको उसके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता, जो आपने बात बताई उससे जो मुझे समझ आया मैंने उसके मुताबिक आपको जवाब दिए। बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। अब अगर आप जुडिशियल रिव्यू में हैं तो जुडिशियल रिव्यू में अब आपको आगे से या तो जो ट्रेजरी सोलिसिटर्स हैं वो अपने केस को अपने रिफ्यूज़ल लेटर को विड्रॉ करके कहेंगे कि हम दोबारा कंसिडर करेंगे इसको, या तो ये होगा या फिर वो अपना डिफेंस फाइल करेंगे जिसमें फिर आगे इमिग्रेशन जज कह रहा हूँ हाई कोर्ट जज ने फिर फैसला करना होगा कि परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं। और अगर परमिशन रिफ्यूज़ भी हो जाती है तो इसमें ओरल हेयरिंग पर ज़रूर जाइएगा, हो सकता है आपका वहाँ पर जाके काम हो जाए, बिकॉज द होल पॉइंट इज़ कि आपके सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, जो अगर आपने नहीं किया तो वो बात आगे नहीं बनेगी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सर मैं भी अली बात कर रहा हूँ लंदन से जी, बताइए। सर थैंक यू। सर मुझे एक्चुअली जो है आपसे ये सवाल करना है कि मुझे इस कंट्री में 9 साल हो चुके हैं और मैंने एक भी सिंगल एप्लीकेशन नहीं डाली, कि यही सोचता रहा हूँ कि अब वापस चला जाऊंगा, अब वापस चला जाऊंगा। सही। और अब जब मैं किसी के पास जाता हूँ कि कुछ करूँ, इधर इतना अर्सा गुजर गया, तो वो सब कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो वो मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है सिवाय एक पासपोर्ट एंट्री के, बस। तो मुझे अभी क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए और मेरे लिए क्या बेहतर है, कोई इसके लिए मैं आपसे मालूमात लेना चाहता था। ओके सर, मैं आपको ज़्यादा तो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सिंपल बात क्या है, अगर आप 9 साल से एक जगह पे रह रहे हैं, आपने वहाँ पे कभी अपना इमिग्रेशन स्टेटस सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की, तो हुजूर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? किसी ने ये तो नहीं कहना कि जी वाटर कूलर आपका हुआ, बहुत मुबारक हो, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली 9 साल में। कुछ ना कुछ तो डालें ना भाई। अगर आपकी एप्लीकेशन का आपको ये वीकनेस नज़र आती है कि जी सब आपका एविडेंस मांगते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है और इसलिए आपकी एप्लीकेशन नहीं डाल जा रही, फिर भी कोई फ़ायदा तो नहीं उसका। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आप पिछले 9 साल से यहाँ पे हैं, तो क्या इसका मतलब आप पिछले 9 साल से नहीं हैं? आप एक्चुअली रहे तो हैं 9 साल यहाँ पे, सो वो चीज़ सच तो है। अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, अपने कोई लेटर ऑफ सपोर्ट लगाते हैं बीच में, अपना कोई अगर डॉक्टर रजिस्टर्ड है तो वो लगा देते हैं बीच में, कोई और पेपर्स आपके पास होते हैं, कोई जंक मेल ही इकट्ठी हो जाती है बंदे के पास भाई, वो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आप रोज रहते हैं, कहीं ना कहीं से आप खाते हैं, कहीं ना कहीं आप काम करते हैं, कोई ना कोई आप चीज़ पहनते हैं, कहीं ना कहीं किसी लैंडलॉर्ड को आपके बारे में पता होगा, कोई फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे। ये सारी चीज़ें जब आप सोचने बैठते हैं तो आपके पास काफ़ी कुछ निकल आता है। तो वो चीज़ें आपको जमा करनी है, वो जमा करके उसके बाद अपनी एप्लीकेशन ज़रूर डाल दीजिए। मेरे मुताबिक खाली बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आनी भी हो, कोई कल को फ़ायदा मिलना भी हो तो आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन डाल के नहीं बैठे हुए कि जो आपको सिस्टम में लेकर आती है। हालांकि टेरेसा में से पूछा गया था कि जी ये कोई एमनेस्टी आएगी कि नहीं, क्योंकि वो जो लंदन मेयर हैं बोरिस, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई एमनेस्टी आनी चाहिए, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हमारी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी अभी हम कोई एमनेस्टी इशू नहीं करेंगे, क्योंकि एमनेस्टी इशू करने का मतलब ये है कि आप लोगों को कह रहे हो कि आ जाओ, इलीगल रहो यहाँ पे, जब एक टाइम गुजार लोगे तो कल को हम आपको स्टेटस दे देंगे यहाँ पे। एमनेस्टी इशू करने का ये मतलब है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और साथ साथ हम अपनी पॉलिसीज़ को सारा वक्त देखते भी रहेंगे कि कल को हमने क्या करना है। सो दरवाज़ा फिर भी कम्प्लीटली बंद नहीं है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि कोई एमनेस्टी आ रही है, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहता हूँ कि जो इतने लाखों लोग बैठे हुए हैं उनका क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो उनका करना पड़ेगा। तो अगर आप सिस्टम में आते ही नहीं हो तो आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा।
मेरी भाई मेरी जो मशवरा माने, मेरी आप जो इसके अंदर सजेशन होगा आपको, वो ये होम ऑफिस की फ़ी 578 पाउंड्स है। वकील जिसके पास भी जाएंगे वो अपने मुताबिक अपनी फ़ीस लेगा। FLR एप्लीकेशन बना के डाल दें, उसके अंदर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है वो सब डालें। 1-1.5 महीने में आपको रिफ्यूज़ कर देंगे वो। उसके बाद भी कुछ ना कुछ डालते रहिए, अपने आप को सिस्टम में रखें। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, मेरे नज़दीक आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और कोई आपका काम नहीं होगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप बाकी सारी चीज़ों को देखो, आप ओवरस्टे हो चुके हुए हो, ओवर 28 डेज से ज़्यादा आपके गुजर चुके हैं ओवरस्टे हुए हुए। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर किसी कैटेगरी में आप नहीं जा सकते। 1 अक्टूबर 2011 से वो चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। वो तो आप बात को बिल्कुल ही भूल जाओ। जो अब बात आती है कि जी आप और किसी कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। एक ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी रह जाती है, एक शादी की कैटेगरी रह जाती है, एक असाइलम की रह जाती है। आपने असाइलम का कोई जिक्र नहीं किया, 9 साल से आप यहाँ पर हैं। अब असाइलम का जिक्र करेंगे भी तो आपको आगे से होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ ही करना है। ये क्या है कि अगर कोई खतरा था भी तो वो 9 साल पहले था। अब अगर आपने कोई शादी का जिक्र किया होता, कोई रिलेशनशिप का जिक्र किया होता, तो मैं उसमें आपसे कहता कि जी शादी कर लें। किसी यूरोपियन नेशनल से करेंगे तो आप 5 साल का आपको यहीं पे अभी मिल जाएगा। अगर किसी ब्रिटिश नेशनल से, इंडेफिनिट होल्डर से करेंगे तो अगर आपकी कोहैबिटेशन 2 साल से ज़्यादा की नहीं है तो आपको कहेंगे आप वापस जाइए। अब ये सारी वो सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आपको रियलिस्टिकली देखना है। घूम फिर के आखिर में आपके पास एक ह्यूमन राइट्स का आइडिया बचता है कि जी और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं चलो कोई एप्लीकेशन सिस्टम में डाल दूं ताकि मुझे शायद कहीं पे अगर वो रिफ्यूज़ करने के बाद अपील का मौका दे दें तो आप इमिग्रेशन जज के सामने जा सकें। इमिग्रेशन जज के सामने आप जाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जो आपको जानते हैं उनको लेके जाते हैं, अपना खुद एविडेंस देते हैं। अगर आप क्रेडिबल तरीके से बात कर सकते हैं जज के सामने और जज को यकीन दिला देते हैं कि आप बाकी 9 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हो सकता है कोई जज आपको स्टेटस भी दे दे यहाँ पर। ये चीज़ सोचते हुए मेरा मशवरा यही है कि एप्लीकेशन ज़रूर डाल दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सिस्टम के अंदर जारी रखिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, ओहो, नो कॉलर। अच्छा जी, नाज़रीन, नो कॉलर और 1 मोर कॉलर जी। नो, ओके फाइन, ठीक है जी। अब मुझे बताया जा रहा है कि जी और हम फ़ोन कॉल्स नहीं ले सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं सिर्फ आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं सारा शो रैप अप करूं और इस बात को ख़त्म करूं। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, आजकल जो होम ऑफिस की पोजीशन चल रही है, आजकल जो एक डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ ऐसी हैं कि हाँ ठीक है, अभी बहुत मुश्किल लगता है कि इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को हम अवॉइड करें या किस तरह से स्टेटस मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये याद रखें कि जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी, कुछ ना कुछ और आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। कानून होता ही एक डेवलपमेंट का नाम है। इमिग्रेशन जो रूल्स हैं आप उनको देखें, अगर पिछले 5-7 साल में देखें कि कितनी चेंजेस आई हैं, कितने वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो सतून गिरे हैं इमिग्रेशन लॉ के, तो उसके अंदर और जो कुछ भी बदलता जाएगा, जैसे जैसे और आता जाएगा, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ रास्ते भी निकलते आते हैं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो यही है कि जी हर जगह से हर एक को रिफ्यूज़ किया जा रहा है। आजकल यही है कि जी हर एक को निकाल दिया जाए यहाँ से, जब तक उनके पास इतनी हिम्मत ना हो कि किसी कोर्ट से जाके मनवा लें अपनी बात को। तो अगर वो कोर्ट से अपनी बात को मनवा लेंगे तो उसके ऊपर बात बन सकती है, लेकिन अगर कोर्ट से बात को नहीं मनवा सकते तो वो रिफ्यूज़ होके उनको फिर भी इधर से निकाल दिया जाएगा। अभी तक होम ऑफिस की पॉलिसी, शुक्र है, ये तो एक रिस्पेक्टफुल चल रही है कि बच्चों के साथ आपको अभी तक डिटेन नहीं किया जाएगा। जहाँ इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया वहाँ पे हो सकता है कल कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी तक यही सिचुएशन है कि इस तरह की कोई सिचुएशन सामने नहीं आ रही कि जी बच्चों के साथ आपको पकड़ के डिटेन करेंगे। जो बच्चों वाले पॉइंट्स हैं, मैं हमेशा वही कहता रहता हूं कि अपने केस को सही तरह तैयार करें, अपना सारा एविडेंस सही तरह से तैयार करें और फिर आगे चलेंगे। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूं। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस फ़ोन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो आप ऑफ कोर्स अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। हमेशा की तरह यही कहूँगा, अपना सवाल प्लीज़ शॉर्ट रखिएगा ताकि हम उसके ऊपर आपको सही तरह से एक रियलिस्टिक जवाब दे सकें। मुझे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी मैंने ईमेल की थी, मुझे जवाब नहीं आया। अगर आप 3 सफ़े लिख के भेजेंगे तो मैं उसको नहीं पढ़ सकता, आपको फिर कंसल्टेशन के लिए आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस हफ्ते फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं मैनचेस्टर में हूँ और कल इंशाल्लाह मैं गैंसिल ऑफिस में हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआएं जारी रखिएगा, अपने नेक ख्यालात का इजहार भी करते रहिएगा। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़ एंड गुड इवनिंग।